हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कोलेस्ट्रॉल का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। कोलेस्ट्रॉल का जांच क्यों किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल रेंज है वो कितना होना चाहिए, और हमारे प्लाज्मा के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है उसके बारे में देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्टेरॉल। तो पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे प्लाज्मा के अंदर या ब्लड के अंदर, ये डिफरेंट लाइपोप्रोटीन फ्रैक्शंस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है हमारा सीरम का टोटल कोलेस्टेरॉल, ये कहाँ पे अगर हम देखें हमारे ब्लड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर कहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो ये अगर हम देखें तो ये टोटल कोलेस्ट्रॉल सम होता है, जोड़ होता है किसका किसका, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का प्लस वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल का प्लस एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें सीरम के अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल निकालना है तो हमको क्या करना होगा, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल प्लस वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल प्लस एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो ये लिपिड प्रोफाइल के अंदर हम लोग एक जांच करते हैं। लिपिड प्रोफाइल एक जांच होता है जिसके अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल भी आता है। और टोटल कोलेस्ट्रॉल हम लोग कैसे निकालते हैं, जनरली टोटल कोलेस्ट्रॉल निकलता है कैसे है, ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को जब हम लोग जोड़ देंगे तो उसका जो सम आएगा वो किसके बराबर होगा, टोटल कोलेस्ट्रॉल के बराबर होगा। तो ये हम लोग करते हैं और इस कैलकुलेशन से हम लोग सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल निकाल सकते हैं। जहां तक बात है ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, एक और फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल निकालने के लिए। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो निकलता है एक फॉर्मूला से, जनरली ज्यादातर जो लैब होते हैं वो एक फॉर्मूला से निकालते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसका नाम है फ्राइडवेल्ड फॉर्मूला। फ्राइडवेल्ड फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल निकालने के लिए। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ज्यादातर लैब में क्या करते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेट कर लेते हैं, उसके बाद वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल का कैलकुलेशन किया जा सकता है, ट्राइग्लिसराइड को 5 से डिवाइड कर देते हैं तो वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल निकल जाता है। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हम लोग, ये फॉर्मूला है जिसका नाम है फ्रीडवाल्ड फॉर्मूला या फ्रीडवाल्ड इक्वेशन, उसके द्वारा हम लोग एलडीएल कोलेस्ट्रॉल निकाल सकते हैं। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का जो कैलकुलेशन होता है वो क्या होता है, मैं बताता हूं आपको। ये होता है टोटल कोलेस्टेरॉल माइनस एचडीएल कोलेस्टेरॉल माइनस Tg/5। तो ये फ्रीडवाल्ड इक्वेशन है जिसके माध्यम से हम लोग एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस एचडीएल कोलेस्ट्रॉल माइनस वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल एक फॉर्मूला से निकलता है ट्राइग्लिसराइड/5। तो ये हम लोग इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है। ये इक्वेशन का यही लिमिटेशन है, याद रखना है कि जब किसी पेशेंट का ट्राइग्लिसराइड का लेवल जब 400 या 400 के ऊपर है, 400 या 400 मिलीग्राम पर डीएल के ऊपर है, तो ये इक्वेशन हम लोग एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो फ्रीडवाल्ड इक्वेशन का लिमिटेशन यही है कि टीजी का लेवल अगर 400 या 400 से ज्यादा है तो ये इक्वेशन हम लोग एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को निकालने के लिए जो फ्रीडवाल्ड इक्वेशन है वो हम लोग यूज नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना है। तो किसी भी पेशेंट का अगर लिपिड प्रोफाइल हो और उसका टीजी का लेवल अगर 400 या 400 से ज्यादा आ रहा हो तो उस केस में हम लोग एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कैलकुलेशन के माध्यम से नहीं निकाल सकते, उसको हम लोग डायरेक्टली किट यूज करके एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग
डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये जो VLDL का जो कैलकुलेशन है वो सही नहीं बैठेगा। TG/5 उस केस में हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे और इस वजह से LDL कोलेस्ट्रॉल भी सही से नहीं निकल पाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जनरल हम लोग लैब में अगर लिपिड प्रोफाइल आता है तो उसके अंदर जनरली हम लोग क्या क्या पैरामीटर रखते हैं। 6 मेजर पैरामीटर होते हैं। एक हो गया टोटल कोलेस्ट्रॉल, एक हो गया LDL कोलेस्ट्रॉल, तीसरा हो गया HDL कोलेस्ट्रॉल, चौथा हो गया ट्राइग्लिसराइड, पांचवा हो गया आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल बाई HDL रेशियो, और फिर हम लोग VLDL कोलेस्ट्रॉल भी निकालते हैं। तो 6 पैरामीटर बेसिकली लिपिड प्रोफाइल के अंदर में आते हैं। अगर हम लोग देखें तो लिपिड प्रोफाइल के अंदर में क्या क्या पैरामीटर आता है। एक हो गया टोटल कोलेस्टेरॉल, HDL कोलेस्टेरॉल, VLDL कोलेस्टेरॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड टोटल कोलेस्टेरॉल बाई HDL रेशियो। तो ये 6 पैरामीटर हम लोग लेते हैं। अगर किसी का लिपिड प्रोफाइल आता है तो ज्यादातर लैब में ये 6 पैरामीटर का जांच होता है। और आपको जैसे मैंने बताया टोटल कोलेस्ट्रॉल निकलता है HDL प्लस VLDL प्लस टोटल कोलेस्ट्रॉल HDL प्लस VLDL प्लस LDL। ये तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा टोटल कोलेस्ट्रॉल। और LDL कोलेस्ट्रॉल हम लोग फ्रीडवाल्ड इक्वेशन के द्वारा निकाल सकते हैं। ये आप लोग को समझ में आया होगा। जहां तक अब नॉर्मल रेंज की बात करें कि टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है उसका नॉर्मल रेंज और टोटल कोलेस्ट्रॉल का क्लिनिकल रिलेवेंस क्या है। बेसिकली एक टोटल कोलेस्ट्रॉल का जांच हम लोग क्या किस लिए करते हैं, पता लगाने के लिए कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होने का रिस्क कितना है, या जिनको ऑलरेडी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है उसका जो दवाई चल रहा है, जो हम लोग दवा दे रहे हैं वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो उसकी वजह से, दवा देने की वजह से आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है और उसी का जो फ्रैक्शन है LDL कोलेस्ट्रॉल वो नियंत्रण में है या नहीं है। तो दवाएं हम लोग जो देते हैं, जो स्टैटिन ग्रुप ऑफ ड्रग चलता है, बहुत लोग स्टैटिन इज मेजर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, जो LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल को क्या करता है, घटाता है, और HDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल को बढ़ाता है। तो स्टैटिन ग्रुप ऑफ ड्रग किसी को अगर चल रहा है और उसको देखना हो कि ये रिस्पॉन्स कितना सही है या नहीं है, दवाई सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए भी लिपिड प्रोफाइल किया जाता है। या जिनके फैमिली में हिस्ट्री रहा हो, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज संबंधित कोई हिस्ट्री रहा हो, या डायबिटीज के पेशेंट है जो लॉन्ग टर्म तक में उनको बहुत सालों से डायबिटीज है और उसमें डिसलिपिडीमिया होने का, एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है, तो उसमें भी लिपिड प्रोफाइल कराया जाता है। और ट्रीटमेंट पता लगाने के लिए कि मॉनिटरिंग द रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए भी हम लोग लिपिड प्रोफाइल कराते हैं। और जनरली लिपिड प्रोफाइल फास्टिंग में लेना चाहिए और फास्टिंग में ही लेना सबसे सही होता है। आजकल प्रेंडियल लिपिड प्रोफाइल का भी अभी चलन बढ़ गया है, लेकिन आइडियली अगर बोला जाए तो हम लोग को लिपिड प्रोफाइल फास्टिंग में कराना चाहिए। कम से कम 10 से 12 घंटे की फास्टिंग के बाद हमें लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंस का। ये टोटल कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ता है ये आप लोग को याद रखना होगा, और इसके बारे में मैं अलग से स्लाइड भी बनाऊंगा कि इसके बायोकेमिकल बेसिस क्या है। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, जब अगर हम लोग बात करें हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया कि कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ता है, उसके पहले हम लोग थोड़ा नॉर्मल रेंज देख लेते हैं कि आइडियली ये जो टोटल कोलेस्ट्रॉल का रेंज कितना होना चाहिए, जो गाइडलाइन है वो देख लेते हैं। तो ये जो NCEP ATP3 गाइडलाइन के हिसाब से हमारा ATP3 गाइडलाइन है, उस हिसाब से कितना होना चाहिए आइडियली टोटल कोलेस्ट्रॉल। अगर हम सीरम में जांच कर रहे हैं, लिपिड प्रोफाइल के अंदर अगर देख रहे हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल, तो इट शुड बी लेस देन, नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल होना चाहिए लेस देन 200 मिलीग्राम पर डे। ओके, तो हमारा नॉर्मल इंडिविजुअल में अगर कोई लिपिड प्रोफाइल करा रहा है तो उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 200 से नीचे होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी का लेवल जो है 200 से बढ़ा हुआ है ना, 200 या 200 से ज्यादा हो गया, जैसे कि अगर लेवल 200 से लेके 239 मिलीग्राम पर डीएल है तो उसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन हाई, मतलब
बॉर्डर लाइन हाई वैल्यू है, मतलब आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो एलिवेटेड है, बढ़ा हुआ है, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं है, मतलब उसका जो है आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत पड़ेगी। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना होगा, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर आपको ध्यान देना होगा कि क्या खा रहे हैं हम, हमारा खान पान क्या है, क्या चीजें हम ऐसी खा रहे हैं जिससे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि ये जैसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो किस चीज का रिस्क बढ़ जाता है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है कि हमारा जो कॉर्नरी आर्टरीज है उसके अंदर में कोलेस्ट्रॉल का जो जमाव होने की वजह से एक इंफ्लामेटरी रिएक्शन होता है, और वो जो प्लाक बनाता है, येलो कलर का जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो जमा हो जाता है आर्टरी के अंदर, जिस वजह से बाद में चलकर वो टूट कर क्लॉट बना देता है। क्लॉट जमा होने की वजह से क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। उसी को बोलते हैं एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम, जो ओवरऑल बोला जाए तो उसको एसीएस बोला जाता है। और एक रिस्क फैक्टर है टोटल कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हमारे को क्या कराने का रिस्क फैक्टर है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक का फॉर्मेशन हो सकता है, हार्ट अटैक होने के चांसेस फ्यूचर में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। अगर ये 200 से 239 mg/dl के बीच में है तो इसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन हाई है ना। अगर किसी का 240 या 240 mg/dl से ज्यादा होगा तो ये हो जाएगा वेरी हाई, है ना। वेरी हाई मतलब इस जिनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल 240 या 240 के ऊपर होता है उसमें कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होने का रिस्क क्या होता है, मैक्सिमम होता है। वहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस होने का रिस्क मैक्सिमम होता है। तो ये गाइडलाइन है, स्टैंडर्ड गाइडलाइन है कि किसने दिया है, एनसीईपी एटीपी। एनसीईपी क्या है, नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम। एटीपी है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एटीपी स्टैंड फॉर एडल्ट ट्रीटमेंट पैनल। तो ये ध्यान रखना है। उसी तरह एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है, वही टोटल कोलेस्ट्रॉल जैसे मैंने बताया वो एलडीएल के अंदर में भी प्रेजेंट होता है। तो उस केस में अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो जनरली कॉर्नरी आर्टरी डिजीज कराता है, इसका भी गाइडलाइन है कितना होना चाहिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। और मोस्टली जो हम लोग स्टैटिन ग्रुप ऑफ ड्रग देते हैं वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या करता है, कम करता है। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है जिसका नाम है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसको क्या करता है, बढ़ाता है। अब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जब ज्यादा मात्रा में ब्लड में रहेगा तो वो कॉर्नरी आर्टरी के अंदर जमा होके वहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक बना सकता है, जिससे कि ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये जब जैसे जैसे ये प्लाक बढ़ते जाएगा वो प्रोग्रेस करते जाएगा तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो प्लाक होगा वो फूट जाएगा या ये ब्रेक ओपन हो जाएगा और उस वजह से क्लॉट जमा होगा। क्लॉट क्या करेगा, ब्लड सप्लाई को कंप्लीटली एक एरिया ऑफ हार्ट में क्या करेगा, कम कर देगा, बंद कर देगा, जिस वजह से क्या होगा, हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हमें नियंत्रण में रखना चाहिए क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। ये जाकर हमारे कॉर्नरी आर्टरी का जो आर्टेरियल वॉल है, जो इंटीमा लेयर है हमारा आर्टरी का, वहां पे जाके जमा होकर बाद में हमें हार्ट अटैक भी करवा सकता है। तो इसलिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखा जाता है। तो गाइडलाइन क्या बोलता है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें, जो कोलेस्ट्रॉल का एक हिस्सा जो होता है वो एलडीएल के अंदर जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है उसके अंदर मौजूद होता है। तो आइडियली अगर आपका लेस देन 100 mg/dl है, दैट इज मतलब ये बहुत अच्छा वैल्यू है, नॉर्मल है, एंड पर्सन हैज मिनिमम रिस्क ऑफ डेवलपिंग कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या एथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक फॉर्मेशन के चांसेस क्या होंगे, लिस्ट होंगे। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमल वैल्यू। आइडियली इतना होना चाहिए तुम्हारा, है ना। नॉर्मल इंडिविजुअल में शुड बी लेस देन 100 mg/dl। कौन सा, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। अगर हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100 से लेके 129 mg/dl के बीच में है तो इसको बोलते हैं नियर ऑप्टिमल, मतलब नॉर्मल के आसपास ही है, इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, आसपास ही वैल्यू है। इसमें भी रिस्क जो होगा एथेरोस्क्लेरोसिस का या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होने का क्या है, कम है। अगर यहीं आगे चल के वैल्यू बढ़ जाता है और 130 to 159 mg/dl, तो इसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन वैल्यू, मतलब बढ़ गया है, अब प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, बॉर्डर लाइन रेंज हो गया। और अगर ये फर्दर बढ़ के 160 से 189 mg/dl, तो इसको बोलते हैं हाई,
और अगर ये बढ़ के 190 या 190 mg पर DL से ज्यादा हो गया तो इसको बोलते हैं वेरी हाई। तो ये गाइडलाइन बताता है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारा आइडियली कितना होना चाहिए। ऑप्टिमल मतलब अगर नॉर्मल इंडिविजुअल है लेस देन 100 होना चाहिए। जैसे जैसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे को क्या रिस्क बढ़ जाएगा, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होने का रिस्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड देयर कुड बी रिस्क ऑफ डेवलपिंग एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसको कॉमन लेमेंस टर्म में उसको हार्ट अटैक बोला जाता है। तो अगर किसी का एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 190 या 190 से ज्यादा है, देयर वहां पे रिस्क क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक होने के रिस्क क्या होंगे, ज्यादा होंगे। मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने के रिस्क क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और इसीलिए हम लोग दवा जो देते हैं स्टैटिन ग्रुप ऑफ ड्रग, ये हमारा स्टैटिन जो है ये लाइफ सेविंग ड्रग है, जो क्या करता है हमारे को हार्ट अटैक से बचाता है। और जनरली उस पेशेंट में जहां पे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल काफी बड़ा हो, 190 के ऊपर हो, और आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 240 mg के ऊपर हो, उसमें ये स्टैटिन ग्रुप ऑफ ड्रग मेनली क्या करता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, बढ़ाता है। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यू से लीवर में लेके आता है, जहां पे वो बाइल एसिड बनाने के काम में आ जाता है। तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को क्या करता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करता है। लेकिन एलडीएल उल्टा काम करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट कराता है हमारे आर्टेरियल वॉल में, और जिसकी वजह से मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने के रिस्क क्या है, ज्यादा है। तो ये ध्यान में रखना है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारा आइडियली 100 से नीचे होना चाहिए, और जिनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 190 या 190 के ऊपर है, they have maximum chance of developing acute coronary syndrome, or that is later on the acute coronary syndrome का ही पार्ट है acute myocardial infarction that leads to severe necrosis of myocardium, और myocardium सेल डेथ होने की वजह से क्या होगा, there would be attack of MI उस पेशेंट में नजर आएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मली कितना होना चाहिए, नॉर्मल रेंज कोलेस्ट्रॉल कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है प्लाज्मा के अंदर, और आइडियली हमें कितना कोलेस्ट्रॉल रखना है। तो ये जो गाइडलाइन है एनसीईपी एटीपी 3 गाइडलाइन, ये सभी को फॉलो करते हुए हमको कोशिश करनी चाहिए कि टोटल कोलेस्ट्रॉल हमारा 200 के नीचे हो, और जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो 100 से नीचे हो, 100 mg पर DL से नीचे हो। दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एब्सोल्युटली नॉर्मल, एंड देयर वुड बी very less or no or less chance of developing acute myocardial infarction, or we can say as a whole acute coronary syndrome होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये ध्यान में रखना है। तो उसी तरह हमारा डाइट प्लान होना चाहिए, उसी तरह हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल कम रहे, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम रहे, जिससे कि हार्ट अटैक होने के चांसेस हमारे को फ्यूचर में ना हो या ना के बराबर हो। और ये हार्ट संबंधित बीमारियां अभी बहुत कॉमन है, और वहाँ पे आजकल जो लाइफस्टाइल है हमारा, वो मेजर वजह है जिस वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। खान पान की चीज़ों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, छना हुआ चीज़ें, तेल वाली चीज़ें हम लोग ज़्यादा खा रहे हैं। एनिमल बेस्ड फूड जो है, जो हमारा अंडा हो गया उसका ज़्यादा सेवन, मीट का ज़्यादा सेवन, मटन ज़्यादा खाइए, या नॉनवेज में जैसे चिकन ज़्यादा खाइए, उसमें ये सब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, और उस वजह से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, एंड दैट कैन पोज अ रिस्क फॉर डेवलपिंग एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। सो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ता है, हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया के कॉजेज बताऊंगा, और उनका बायोकेमिकल बेसिस बताएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे डायबिटीज मेलाइटस में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कोलेस्ट्रॉल का लेवल एलिवेट हो जाता है। उसी तरह अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है आपको, तो उस केस में भी कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ जाता है, या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का पेशेंट में भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ पाया जाता है। तो ये क्यों होता है, ये हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड प्लीज डू शेयर माय वीडियोस, और लोगों को पहुंचाइए, और मैं आपके लिए नए नए वीडियोस और मैं डालूंगा। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।